तो आज की इस वीडियो में हमने फिर से आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का वीडियो पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 3 तक हमने करा दिया। आप नहीं देखेंगे तो जाकर प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अगर एक भी वीडियो आप मिस कर रहे हैं तो समझिए कि आप 10 क्वेश्चन मिस कर दे रहे हैं, क्योंकि सभी के सभी हम प्रीवियस ईयर करा रहे हैं। तो जाकर पहले वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली बार जो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रीवियस ईयर का जीके 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं विथ कंसेप्ट के साथ। ठीक है, 2006 से लेके 2019 तक में जितने भी प्रीवियस हुए थे, ठीक है, उसका हम प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं। तो बने रहे, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी जाके आप अच्छे स्कोर कर सकिएगा और इलेक्ट्रिशियन फिटर ला दीजिएगा मेरे जैसा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। और आपको एक और बात बता दूं कि जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कर लेते हैं तो 100% है कि आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। और जीके का सिलेबस तो आपको पता ही है कि 50 क्वेश्चन पूछता है, कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा हमारे वीडियो से तो काफी, और एग्जाम के पहले भी एक बार देख लीजिएगा और आप भी बताइए कि आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आपको बता दूं कि जो गांधी जी थे प्रथम सत्याग्रह अभियान आरंभ किया था वो एक बिहार के चंपारण से शुरू किया था। कहाँ से? बिहार का एक जिला है चंपारण। ठीक है, यहीं से गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान शुरू किया था। और ये भी पूछ देगा कि कब किया था, तो 1917 ईस्वी में। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था। ठीक है, और यहीं से नील की खेती जो हुआ था स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ से किया था? तो चंपारण से। कब किया था? तो 1917 में। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। जो वंदे मातरम गीत था, आपको बता दूं कि जब जन गण मन यानी राष्ट्रगान जब लिखा गया था उसी के तर्ज पर वंदे मातरम गीत था इसको लिखा गया था। तो कौन लिखा था? तो ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और सबसे पहले कब गया था? तो देखिए 1896। ठीक है, 1896 कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, ये भी आपसे पूछ देगा कि कब गया था वंदे मातरम गीत और किसने गाया था, बोले किसने लिखा था। तो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सबसे पहला बार गाया गया था 1896 ईस्वी में कलकत्ता में संपन्न कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उसी में गाया गया था वंदे मातरम गीत। ठीक, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। आप भी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो शिवाजी के बारे में जो ऑप्शन नंबर ए है पुणे उनकी राजधानी थी, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। हाँ, जो शिवाजी के बारे में एक कथन सत्य है कि उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। जितने भी मराठा था उनको एक राष्ट्र में जोड़ा था। ठीक है, तो शिवाजी के बारे में कौन सी बात कहते हैं, तो उन्होंने मराठों के बारे में एक राष्ट्र में जोड़ा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोल रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो हमारे जो सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, उन्होंने ही 1943 ईस्वी में इनके आसानी से हुए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि इंडियन नेशनल आर्मी का इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, इन तीनों में से कोई नहीं बनाया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जब 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था तो इसमें से सबसे तत्कालीन जो कारण था वो था कि सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों को आपूर्ति करना। ठीक है, यानी जितने भी उस टाइम सैनिक थे उनको ग्रीस लगे कारतूसों को मिलता था, जिसके वजह से क्या होता था, सैनिकों विद्रोह का तत्कालीन कारण था। कब? 1857 ईस्वी में। ठीक है, यानी 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। तो जो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, वो ब्राह्मण समाज के थे। जो ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण समाज था, उनका संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इन्होंने कब किया था संस्था ये किए थे 1828 में। कब किए थे? 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज का स्थापना किए थे, यानी संस्थापक थे। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है।
ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, दूसरा है लेटेराइट मिट्टी, तीसरा है जलोढ़ मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट मिट्टी माना जाता है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है तो जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, यानी निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि किसको बोलते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ हम भूमि मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो अगर जब भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला बोलेगा, ठीक है, जब भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला बोलेगा तो अरावली है ना, जो अरावली, ठीक है, अरावली को सबसे प्राचीनतम माना जाता है। और ये समुद्र तट से बोला जाता है कि समुद्र तट से इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है। कितना है, 1722 मीटर है अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है। ठीक है, जो हिमालय की नदियां है उसकी मुख्य विशेषता क्या है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें 12 मासी पानी बहता है। यानी हिमालय की नदियां का सबसे मुख्य विशेषता यह है कि हमेशा उसमें पानी बहता है, कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो, उसमें 12 मासी क्या होता है, पानी बहता है। यानी 9 का ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहा है कि भारत के समुद्र मार्ग का अन्वेषण किसने किया था। ठीक है, यानी ऐसा एक आदमी था जो सबसे पहले समुद्र मार्ग से हमारे भारत देश आया था। तो क्या कोलंबस आया था, क्या मैगलन आए थे, क्या वास्को डी गामा आए थे। तो आपको बता दो कि भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है, वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, तो 17 मई। ठीक है, कब किया था, 17 मई 1498 ईस्वी को इन्होंने कहा आया था, भारत में आया था सबसे पहले समुद्र मार्ग से 1498 ईस्वी में। ठीक है, याद रहे। नंबर 11 देखते हैं। बोल रहा है कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं। भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत की कोकिला हम सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू को हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि जो बौद्ध साम्राज्य होता है, सिखों वाले, इस सबसे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें से एक ये भी क्वेश्चन है कि बोला है कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। ठीक है, लुम्बिनी जो था वो किसका धार्मिक स्थल था। तो इस तरह आपको आंसर बता दे रहे हैं कि बौद्धों का धार्मिक स्थल लुम्बिनी है। क्यों है, चलिए इस पर भी आपको बता देते हैं कि बौद्धों का जो धार्मिक स्थल है लुम्बिनी है। क्यों, क्योंकि जो गौतम बुद्ध से, ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी शहर में, जो कि नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, एक जगह है कपिल वस्तु के लुम्बिनी, ठीक है, जो कि नेपाल में पड़ता है। उसी गांव में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, यही कारण है कि जितने भी बौद्ध के संस्थान वहाँ पे है लोग लुम्बिनी को महान धार्मिक स्थल मानते हैं। तो याद रहेगा ना कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल था, तो गौतम बुद्ध का यानी बौद्धों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। तो भारत का लौह पुरुष हम किसे कहते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स से जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो भारत का लौह पुरुष हम ऑप्शन नंबर सी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। किसको बोलते हैं, भारत के लौह पुरुष बोलते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपको बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है वो भी इन्हीं के इसी पर बना है ना। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर की प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। तो जो प्रसिद्ध सांची स्तंभ, ठीक है, प्रसिद्ध, काफी प्रसिद्ध था, इनके द्वारा बना था। यानी अशोक सम्राट के समय बना था प्रसिद्ध सांची स्तंभ। ठीक है, तो कभी कोई भी पूछेगा तो सांची स्तंभ कब बना था, तो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट अशोक थे, ठीक है, सम्राट अशोक थे, इन्हीं के समय में क्या बना था, प्रसिद्ध सांची स्तंभ बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। तो जितने भी राज्यसभा का मीटिंग होता है उसका संचालन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, याद रखिए कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो एक ही आता है, वो प्रशांत महासागर आता है। देखिए हम स्पीड में इसलिए कर रहे हैं कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन करा दे। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। इसकी गहराई लंबाई की बात करें, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 16.5 करोड़
वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 16.5 वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, और समुद्र की सबसे अधिक गहराई मेरियाना गर्त इसी महासागर में, मेरियाना, ठीक है, याद रखिएगा कि मेरियाना गर्त है जो इसका जो महासागर है ना, इसकी सबसे गहरी का नाम क्या है? मेरियाना गर्त है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, गहराई कितना है? तो 11,033 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो इसमें एक आपका खरीफ की फसल नहीं है, वो कौन नहीं है? तो देखिए सरसों का जो होता है ना, सरसों का, वो सरसों खरीफ फसल नहीं है। बाकी सब आपका खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ है, मूंगफली भी खरीफ है, बाजरा भी खरीफ है, लेकिन जो सरसों है यह सरसों आपका खरीफ फसल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 4 आश्रम में, ठीक है, निम्न में से संबंधित है। तो 4 आश्रम निम्न में से कौन कौन सा संबंधित है? तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन माना जाता है कि 4 आश्रम में से निम्न से संबंधित तो जीवन के चरणों से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन के चरणों से 4 आश्रम संबंधित है। वो 4 आश्रम कौन कौन है? तो एक है ब्रह्मचार्य, एक है, नोट कर लीजिएगा, ब्रह्मचार्य। दूसरा है गृहस्थ, दूसरा क्या है? गृहस्थ है। तीसरा क्या है? वानप्रस्थ है। ठीक है, वो तीसरा क्या है? वानप्रस्थ है। अब मेरा चौथा जो है वो संन्यास है। ठीक है, चौथा मेरा क्या है? संन्यास है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये 4 आश्रम जीवन के चरणों से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मृदा संरक्षण में वेदीकरण निम्न में से सहायता करती है। तो ऐसा कौन सा जो है जो मृदा संरक्षण वेदीकरण में सहायता करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों का। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों का मृदा संरक्षण में वेदीकरण निम्न में से सहायता करती है। कौन? तो पहाड़ी क्षेत्रों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित हुआ था? याद रखिएगा कि 1856 में एक ऐसा समय था जो विधवा लोग होते थे उनका फिर से विवाह होता था। तो किनके समय किसके प्रयासों से हुआ था? तो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, उनका अगर बात करें तो वो समय था 1856 से लेकर 1862 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो होता था उसके लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड जो मैकले थे, इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है, लॉर्ड मैकले को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 22 नंबर की मृदा संरक्षण निम्न में से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, किनके द्वारा रोका जा सकता है? तो 22 का मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छे पेड़ पौधे लगा के। यानी मृदा संरक्षण निम्न में से कैसे रोका जा सकता है? तो अच्छे पेड़ पौधा अगर जब आप लगाते हैं तो मृदा संरक्षण रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23 कि हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं, कैसे? मानव जीवन से जो भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं वो कैसे हटा सकते हैं? तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, जनता को शिक्षित करके। ठीक है, अगर जनता को हम शिक्षित कर लेते हैं तो हम जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जाम के पहले भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि हम यही सब देखकर ही, मैंने भी एग्जाम दिया था तो काफी अच्छा ट्रेड इलेक्ट्रीशियन मिला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ गया कि बोल रहे हैं कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में, ठीक है, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, यानी जितने भी शंकुधारी वन होता है वो हिमालय में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है अगला क्वेश्चन 25 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, पहला अध्यक्ष कौन था ये आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद बताना है कि सबसे पहले उसे कब बनाया गया था। तो जो भारतीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष था, ठीक है, वो WC बनर्जी थे। कौन से? WC बनर्जी थे। ठीक है, पहला अधिवेशन जो कांग्रेस था वो कब बनाया गया था? तो 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। बोल रहा है कि हम हिमालय पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम हिमालय पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं। श्वास वो कैसे, क्यों करते हैं? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कैसे हो जाता है? पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम होता है। पहाड़ों पर वायु का घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। अतः ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि बोल रहा है टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी। यानी टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी, तो था क्या, श्रीरंगपट्टनम था। ठीक है, यानी श्रीरंगपट्टनम था टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो हर्षवर्धन के काल में सबसे बड़ा मठ की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था हमारा नालंदा में। ठीक है, वो कहाँ हुआ था, तो नालंदा में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। बोला स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी। जब स्वतंत्रता मुझे मिली थी, ठीक है, उसके बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे मुख्य समस्या क्या थी, वो हमारा था शांति बनाए रखना। यानी हमारे देश में सब तो था ही, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा चीज था शांति बनाए रखना, कि शांति कैसे बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दीन ए इलाही जो है वो किसके नाम था। ठीक है, निम्न का नाम था। ठीक है, दीन ए इलाही। ठीक है, तो ये हमारा था, ये 30 का आपका हो जाएगा सी, यानी धर्म का, यानी धर्म का एक नाम था दीन ए इलाही। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1581 ईस्वी में। कब किया था, 1581 ईस्वी में। ठीक है, फिर से बता दें कि दीन ए इलाही जो है वो धर्म का नाम है। ठीक है, और इसका स्थापना अकबर ने किया था। कब किया था, 1581 ईस्वी में किया था। ठीक है, और दीन इलाही धर्म का अर्थ क्या होता है, तो ईश्वरीय धर्म होता है। क्या होता है, ईश्वरीय धर्म होता है इसका अर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। बोलते हैं कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक होता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त किसको, फर्स्ट को माना जाता है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। आपको तो बता दो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है, पहले प्रथम का बता दे, तो प्रथम आपका 319 से लेकर 335 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, ऐसा ही इन सब का था। ठीक है, तो अच्छे से आप याद कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन था, तो 32 का मेरा हो जाएगा बी, यानी आरती शाह था। ठीक है, आरती जो शाह थी उसने क्या किया था, तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की सबसे पहली महिला तैराक थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में। ठीक है, प्लासी का कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। उस समय बंगाल के नवाब कौन थे, तो बंगाल के नवाब थे सिराज उद दौला थे। कौन थे, सिराज उद दौला थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। बोल रहा है कि किसके शासनकाल में इबुतुता भारत आया था। ठीक है, तो किसके शासनकाल में आया था, तो 34 का डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय के शासनकाल में इबुतुता भारत आया था। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्वत जो है केटू है, डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो केटू जो पर्वत है वो किस नाम से भी जाना जाता है, तो गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होता है वो कहाँ होता है, तो मेघालय के मानसीराम, यानी मानसीराम जगह हो गया मेघालय में, ये मानसीराम पड़ता है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मानसीराम में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। हम जल्दी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कम समय आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा सके हम। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इतिहास में जहीर उद दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाने जाते हैं। ठीक है, तो जहीर उद दीन मोहम्मद किस नाम से सबसे ज्यादा जानते हैं, तो बाबर। बाबर को हम जहीर उद दीन मोहम्मद के नाम से भी जानते हैं। कौन को, बाबर को। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती है। तो जो अरावली पहाड़ियाँ है वो राजस्थान राज्य से गुजरती है। ठीक है, अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से गुजरती है, तो राजस्थान से। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था। करेंगे या मरेंगे, यानी करो या मरो, वही करेंगे या मरेंगे भारत के किस आंदोलन का नाम था, तो आपका बता दें कि 39 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। तो जो उस समय थे ब्रिटेन का प्रधान, तो वो थे कॉलमेंट एटली थे। क्या होता है, कॉलमेंट एटली थे। उस समय भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हमारा जो थी वो थी
एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट फर्स्ट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो जो पंचवर्षीय योजना था, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो कब लागू हुआ था? तो 1951 से 1952 ईस्वी में लगा था। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू था? तो 1951 से 1952, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगला किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बंगला, किनके द्वारा लिखा गया है? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, इनको द्वारा ही बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बंगला लिखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी 44 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषा है? तो भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त है? तो ये आपको बताना है कि कितना है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इस तरह आपको बता दें कि टोटल लैंग्वेज जो बोला जाता है भारतीय संविधान में, वो 22 बोला जाता है। कितना बोला जाता है? 22 भाषा बोला जाता है अपने पूरा भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर कि वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था, वो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। कौन चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने वृक्षों के संरक्षण के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो 45 का ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो 46 का आपका बी हो जाएगा, यानी गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान है। तो जो अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान मेरा क्या है? तो 47 का बी हो जाएगा पहला। ठीक है, यानी अभ्रक में मेरा अपना इंडिया जो है पहला स्थान है पूरा दुनिया में। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन बोला है कि गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला प्रदेश कौन है? तो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन हमारा जो वाला प्रदेश है वो कौन है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। यूपी का राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, यानी यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि हमें दिया गया था किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी, यानी धारणा किया गया था। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और जरूर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। नंबर क्वेश्चन बोला है कि सन 1961 में पुर्तगालियों में से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया था? तो सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य मुक्त कराया था? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोवा, यानी सबसे अंतिम में गोवा से ही